तो भारतीय कला और संस्कृति बहुत बड़ा और गहरा विषय है ना? अक्सर ये सवाल मन में आता है कि इसे समझना शुरू कहाँ से किया जाए। तो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ एक आसान सा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करेंगे, ताकि इस महान विरासत की हर कड़ी को आसानी से जोड़कर देखा जा सके। तो ये रहा हमारे सफर का नक्शा। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि धरोहर क्या होती है, फिर देखेंगे कि कला के वो 3 मजबूत स्तंभ कौन से हैं, और फिर एक एक करके दृश्य, प्रदर्शन और साहित्यिक कलाओं की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धरोहर या विरासत की। आखिर ये होती क्या है? देखिए, इसे हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मूर्त धरोहर यानी टेंजिबल हेरिटेज वो है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे ताजमहल का ठंडा संगमरमर। वहीं दूसरी तरफ है अमूर्त धरोहर यानी इनटेंजिबल हेरिटेज। ये वो है जिसका बस अनुभव किया जा सकता है, जैसे कोई शास्त्रीय राग या लोक नृत्य। तो एक तरह से एक कहानी पत्थर में कैद है और दूसरी हवा में गूंजती एक परंपरा है। तो अब जब हम धरोहर का ये फर्क समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी भारतीय कला किन 3 बड़े मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला, प्रदर्शन कला, जिसमें नाच, गाना, संगीत ये सब आता है। दूसरा है दृश्य कला, यानी आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, मूर्तियां। और तीसरा, साहित्यिक कला, मतलब हमारा सारा लिखित ज्ञान। अब हम एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, यानी दृश्य कला से। सीधी सी बात है, ये वो कला है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ी इमारत हो या फिर कोई छोटी सी बारीक सी तस्वीर। यहां देखिए, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं, ये हजारों सालों की कहानी है जो पत्थरों में लिखी गई है। देखिए कैसे हम आदिम गुफाओं से शुरू करके सिंधु घाटी के नियोजित शहरों तक पहुंचे, फिर बौद्ध स्तूप और शानदार मंदिर बने। उसके बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला आई और आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स तक का सफर। हर जमाने ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। और चित्रकला में भी पैमाने का ये फर्क बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ है अजंता एलोरा जैसी गुफाओं की दीवारों पर बने विशाल चित्र, इतने बड़े कि वो पूरी पूरी कहानियां सुना देते हैं, और दूसरी तरफ हैं ये छोटे छोटे मिनिएचर पेंटिंग्स, कागज पर बनी इतनी बारीक कलाकृतियां कि हर एक ब्रश स्ट्रोक में गजब की डिटेल छिपी होती है। चलिए अब चलते हैं कला के दूसरे स्तंभ की ओर। ये वो दुनिया है जहां कला सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि सुनी और महसूस भी की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स की जीवंत दुनिया की। भारतीय नृत्य को समझने के लिए ना सबसे पहले इन 2 चीजों का फर्क समझना जरूरी है, शास्त्रीय और लोक नृत्य। देखिए, शास्त्रीय नृत्य एक तरह से व्याकरण जैसा है। इसके नियम हैं, मुद्राएं हैं और हर एक चीज का एक तय मतलब होता है। वहीं लोक नृत्य वो तो एक त्योहार जैसा है, एक उत्सव है। वो किसी समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी और खुशियों से अपने आप पैदा होता है। और ये जो विविधता है वो इस नक्शे पर कितनी साफ दिखती है ना? भारत के लगभग हर कोने का अपना एक अलग, एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण में भरतनाट्यम और कथकली से लेकर उत्तर भारत में कथक तक, और पूरब में सत्रिया से लेकर मणिपुरी तक। हर नृत्य की अपनी भाषा है, अपनी कहानी है। बिल्कुल नृत्य की ही तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी 2 बड़ी धाराएं हैं। उत्तर भारत में हमें सुनने को मिलता है हिंदुस्तानी संगीत, जिस पर थोड़ा फारसी संस्कृति का असर भी दिखता है, और वहीं दक्षिण भारत में चलती है कर्नाटिक संगीत की परंपरा, जिसकी जड़ें हमारी अपनी स्वदेशी संस्कृति में हैं। और इन संगीत परंपराओं को जिंदगी देते हैं ये वाद्य यंत्र। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 परिवारों में बांट सकते हैं। एक है शुशिर, यानी जिन्हें हवा से फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे शहनाई। दूसरे हैं तत्, यानी तार वाले, जैसे सितार। और तीसरे हैं अवनद्ध, यानी वो जिन पर थाप देकर ताल बनाई जाती है, जैसे तबला। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और तीसरे स्तंभ पर, साहित्यिक कला। ये शब्दों और ज्ञान की वो अनमोल धरोहर है जिसे हमारी पीढ़ियों ने सदियों से सहेज कर रखा है। यहाँ भी एक बहुत साफ विभाजन है। एक तरफ तो हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद, पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य, जो हमें दर्शन और आध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। और दूसरी तरफ है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जिसमें कविताएं, नाटक, विज्ञान से जुड़ी किताबें हैं।
ये वो साहित्य है जो हमें समाज और जिंदगी का आईना दिखाता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, ये समझना कि ये सारी श्रेणियां एकदम अलग-थलग नहीं हैं। नहीं, ये तो असल में वो धागे हैं जो मिलकर भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने-बाने को बुनते हैं। सोचिए, एक मंदिर की दीवार पर बना कोई चित्र जो दृश्य कला है, किसी पौराणिक कथा जो साहित्यिक कला है को दर्शा रहा है, और हो सकता है कि उसी कथा पर कोई शास्त्रीय नृत्य जो प्रदर्शन कला भी बना हो। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे ढांचे को समझने के बाद कला को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? अब अगली बार जब कोई कलाकृति देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मत रुक जाइएगा। जरा सोचिएगा, खुद से पूछिएगा, अच्छा ये मूर्त है या अमूर्त? ये कला के किस स्तंभ का हिस्सा है? और सबसे जरूरी सवाल, ये भारत की इतनी बड़ी, इतनी विशाल कहानी में अपनी कौन सी कड़ी जोड़